हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान पार्ट 20, यानी कि वीडियो नंबर 20 है ये। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो कितने न्यायाधीश की थी? 7। ठीक है, 7 मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो अब करंट में 33 सर्वोच्च न्यायालय में 33 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है संसद के पास। किसके पास होती है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन सी अधर्व होनी चाहिए? यानी कि अहर्ता, यानी कि योग्यता। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? पहले तो उनमें कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? परामर्श किससे करते हैं, यानी किससे सलाह लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस की न्याय प्रणाली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, मतलब किस में है? तो ये देखो, भारतीय न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है और जनपद एवं न्यायालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम, यानी कि गण पूर्ति नहीं होता। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो लगभग 10 वर्ष का एडवोकेट, यानी कि वकील होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये रह सकते हैं 65 ईयर यानी कि 75 वर्ष तक, सॉरी 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु है? तो ये है 65 यानी कि 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है कदाचार और असमर्थता के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो ये आंसर है आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदोन्नति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो ये इसका आंसर है आपका न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रामास्वामी न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव जो असफल रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 24, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन मिलता है, यानी कितना वेतन मिलता है? तो वेतन मिलता है इनको 2,80,000 रुपये। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है 25, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो उनके काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है 26, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किसने किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। किसने किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका 27, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहीं भी नहीं, यानी कि वो कहीं पर भी वकालत, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका स्वरूप है एकीकृत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के उच्च न्यायालय को। किसे किया जाता है? भारत के उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 34, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह है उसका कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय से। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36,
उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? कब बनाया गया? अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं उच्चतम न्यायालय को। किसे कहते हैं? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 38, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 39, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि क्या है? आंसर है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? आंसर है आपका, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना या कर सकते हैं। ठीक है, यह करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कैसी व्यवस्था कहाँ से ली है या फिर किस किस की है? तो ये है भारत और यूएसए में। कहाँ पर है? भारत और यूएसए में। अगला क्वेश्चन है 43, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? कब दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। या कहाँ पे दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है 44, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो आंसर होगा आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये आंसर होगा आपका किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, लाभ का पद परिभाषित हुआ किसके द्वारा परिभाषित हुआ? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 47, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो वो सिद्धांत था आपका गोलक। कौन सा था? गोलक बनाम पंजाब राज्य। कौन सा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है आपका 134A। कितना? 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला क्वेश्चन है 49, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो आंसर होगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी कब परामर्श देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है 51, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आंसर होगा केशवनंद भारती। किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया था? केशवनंद भारती। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54,
सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे? तो ये थे व्याई वी चंद्रचूड़। कौन थे? व्याई वी चंद्रचूड़। ये 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई। इनका कार्यकाल जो था वो क्या था? 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। ठीक है, कितना था? 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? यार, तो ये थे कमल नारायण सिंह। ये सबसे कम टाइम तक ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये आंसर है आपका HM हिदायतुल्ला। कौन थे? HM हिदायतुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो ये थे AN रे। किसके द्वारा त्यागा गया था? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था AN रे के नियुक्ति के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये है मूल अधिकारों का संरक्षण। आंसर क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सबसे पहली महिला वकील कौन थी जिनका सीधे उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो थी इंदु मल्होत्रा। कौन थी? इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष व महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। किसके द्वारा भेजा जाए? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अब मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं तो कब हटाए जाते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार भारत की संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा क्षेत्र है इसका? प्रारंभिक और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो ये महिला नहीं रही हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मानने होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के सभी फैसले भारत के सभी न्यायालय को मानने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये होता है संचित निधि द्वारा। किससे होता है? संचित निधि से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।